नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात करेंगे बजट 2025 को लेकर। जी हाँ, बजट 2025 अगर देखा जाए तो पिछले न जाने कितने ही वर्षों में इस तरह का जो बजट आया, जिसको लगातार ऐतिहासिक बताया जा रहा है और आम जनता का बजट बताया जा रहा है। जनता का इसलिए कि अमूमन बजट जब आता है तो माना जाता है कि अलग अलग तरह के आंकड़े इसमें पेश किए जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार का जो खजाना है कैसे वो भर सकता है इसकी जानकारी होगी। लेकिन इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि जो ये बजट है ये जनता की जेब भरने का काम करेगा। यानी इस बजट से कहीं ना कहीं एक बचत का जो फॉर्मूला है वो निकल कर आया है। फिर चाहे 12 लाख तक टैक्स फ्री की घोषणा की हम बात करें, या जब हम बात कर रहे हैं जो अलग अलग ग्रोथ इंजन का जिसमें जो जिक्र किया गया है, और उससे पहले ज्ञान, यानी जब हम बात करते हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको लेकर हमने पहले भी देखा था किस तरीके से जो मोदी सरकार है उसकी प्राथमिकताओं में ये रहे हैं। और उन्हीं के साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे जो खासतौर से डेवलपमेंट के लिए जो ग्रोथ इंजन उसमें हमें बताए गए हैं उसका आधार भी उन्हें बताया गया है। और ऐसे में जब सीधे तौर पर देखा जाता है कि हमारे देश में किस तरीके से लगातार जो विकास है वो हो रहा है, किस तरीके से प्रगति हो रही है, और अब एक शायद जो आवश्यकता थी वो एक सही दिशा की थी, और ये मोमेंटम जो है बना रहे ये भी बेहद ज़रूरी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरह की लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं हर कोई भली भांति उससे परिचित है। लेकिन ऐसे में एक संतुलन कैसे बनाया जाए, और ये बजट जो है, इस बजट ने उसी संतुलन का बेहतर खाका जो एक तरीके से पेश किया कि आने वाले समय में जो देश है उसको किस तरह से मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरीके से लगातार उसमें निवेश किया जाएगा, अनुसंधान, और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं R&D को लेकर भी, वहाँ उसके लिए भी बहुत कुछ आया। और सबसे खास जो यहाँ रहा, जब हम कहते हैं कृषि क्षेत्र या जो दूसरे सेक्टर्स हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स की जो बात है वो सबसे ऊपर नज़र आती है, क्योंकि लगातार एक मांग जो है वो निकल कर आ रही थी कि क्या कुछ जो फेरबदल हैं वो टैक्स स्लैब में होंगे। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं कि बजट पेश होता है तो लोगों की नज़र कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की छूट पर होती ही है। लेकिन इस बार बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग हो, नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए, इन सभी को बड़ी राहत दी है। और वो राहत निकल कर आई 12 लाख तक की जो आय है उसको टैक्स फ्री करके। क्या कुछ इसमें खास है, आइए देखते हैं। आम बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ लोगों को फायदा, 1 करोड़ और लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब ये घोषणाएं की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। नई कर व्यवस्था के तहत हर साल 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ प्रतिवर्ष 12,75,000 रुपए होगी। इसके अलावा सभी आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरों में भी व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार ने किराए पर TDS छूट सीमा को भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में हुई इन घोषणाओं का बड़ा फायदा मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य वर्ग को राहत देने के लिए पीएम के निर्देश पर टैक्स छूट दी गई है। बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स राहत से सरकार के राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ और लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. Meaning 1 crore more people will pay no tax. हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार
रेट रिडक्शन किया है। नई कर संरचना मध्य वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी, जिससे घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयकर में बम्पर छूट के अलावा संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। वहीं टीसीएस भुगतान में देरी भी अब अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आयकर कानून को आसान बनाने का काम भी पूरा हो चुका है और अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया जाएगा। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो जाना आपने किस तरीके से जो एक लगातार मांग चल रही थी उसको पूरा किया गया, और उसके साथ साथ क्योंकि ना सिर्फ टैक्स पेयर्स बल्कि जब हम बात करते हैं कि जो देश है उसको कैसे हम एक बेहतर संतुलन बनाना है जिससे विकास को गति मिलती रहे, और इस विकास को गति देने के लिए 4 जो इंजन हैं, ग्रोथ इंजन, उनका सुझाव हमने देखा इस बजट में रखा गया है। खासतौर से पहले कृषि की अगर बात की जाए, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, और किस तरीके से इसके ज़रिए विकास होगा इस पर हम चर्चा करेंगे, और जो तमाम खास बातें हैं इस बजट की उन पर चर्चा करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिशिर सिन्हा जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शिशिर जी। और साथ ही डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री और CEO ईग्रो। बहुत बहुत स्वागत चरण सिंह जी आपका भी। सबसे पहले चरण सिंह जी आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि बजट और अर्थव्यवस्था दोनों का जो एक संबंध रहता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। किस तरीके से अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, कहीं ना कहीं बजट ये सुनिश्चित करता है, उसमें सही दिशा जो है वो नज़र आती है। और इस बार का जो बजट है, जो पहली बार 50 लाख करोड़ के पार हम देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण, कितना मजबूती अर्थव्यवस्था को देने जा रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो अर्थव्यवस्था है 2 पहलुओं पे चलती है, एक वित्तीय नीति पे और एक मौद्रिक नीति पे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी पे। जी। ये फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा जो निर्णय होता है वो बजट में सामने आता है। सरकार की पिछले वर्ष क्या नीतियां रही, क्या उन नीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, और फिर अगले वर्ष की क्या नीति रहेगी। इस बार तो क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है 2047 के लिए, और क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा लक्ष्य है 2047 का, इसलिए ये बजट बहुत ही अहम था। तीसरी बात यह है कि क्योंकि ये बजट हमारी नई सरकार, जो मोदी सरकार अभी बन कर आई है, उनके लिए पहला एनुअल बजट था। जुलाई में जो बजट पेश किया था वो तो थोड़ा अधूरा 8 महीने का था, इसलिए सब लोगों की नजर इस बजट पे बहुत ज्यादा थी। इस बजट ने फिर क्या चीजें देखनी थी? इस बजट ने 2 चीजें देखनी थी। एक तो क्योंकि सेकंड क्वार्टर में थोड़ी ग्रोथ हिट हो गई थी, तो ग्रोथ को रिवाइव करना था। इकोनॉमिक सर्वे का जो पहले ही चैप्टर है उसमें क्लियरली उन्होंने कहा कि हम फास्ट लेन में दोबारा कैसे आए। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट पे भी असर हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है। तो इस बजट ने उन दोनों चीजों को मद्देनजर रख के अब अपनी नीति बनानी थी। तो मेरी नजर में इन्होंने उसको बिल्कुल ठीक तरीके से किया। पहली बात तो इन्होंने कॉन्टिन्यूटी दी। उन्होंने कहा नारी, यूथ, फार्मर, पुअर, इनके लिए हमने करना ही करना है, साथ में मिडिल इनकम को साथ जोड़िए। सबसे बड़ी बात, अर्थशास्त्रियों के बीच में थोड़ी कमी थी इस विचार पर कि विकसित का क्या मतलब होता है, तो इन्होंने विकसित की भी डेफिनेशन बहुत अच्छी दे दी। शुरू में ही वित्त मंत्री ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि देश में कोई भी गरीबी रेखा से नीचे ना हो, और स्कूल एजुकेशन बढ़िया हो, हेल्थ अच्छी हो, जो स्किल्ड लेबर है उनको पूरी एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे काफी बात होती थी कि कम है, तो 70% वो बढ़ जाए, और जो खेती बाड़ी के हमारे जो फार्मर्स हैं वो अच्छी तरह फूड बास्केट बना सके। उस मद्देनजर एक पूरी दिशा दे दी गई कि हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी भी प्रोवाइड की, और सबसे बड़ी बात फिस्कल पाथ जो पहले मैडम कह चुकी थी, ऑनरेबल मिनिस्टर, हम उस पर के रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से, और इस जब मार्ग को प्रशस्त किया, जो हम जिन विकास इंजन का जिक्र कर रहे हैं, पहले कृषि का इसमें जिक्र किया गया, उसके बाद MSME, निवेश, और उसके साथ साथ निर्यात, ये कहीं ना कहीं चारों फैक्टर्स ऐसे हैं जो लगातार मजबूती दे रहे हैं, और लगातार इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शिशिर जी, पहले अगर हम कृषि की बात करें, चरण सिंह जी ने भी बताया कि आवश्यकता थी कि यहाँ पे और किस तरह का बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम देख सकेंगे, कैसे किसानों को मजबूती मिलेगी। अब उसके लिए ना सिर्फ धन धान्य जो कृषि योजना है उसका जिक्र किया गया, और तमाम जो योजनाएं चली आ रही थी उनको कैसे मजबूती मिलेगी, किस तरीके से आप देखते हैं?
देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा और उसमें एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर इज़ अ सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। जी। यानी कि आर्थिक समीक्षा ने एक नींव डाल दी थी कि कृषि को लेकर के बजट में बड़े ऐलान की बात की जा सकती है। तो उन सारी योजनाओं, चाहे वो धन धान्य योजना की बात हो या फिर दाल के लिए खास तौर पे मिशन बनाने की बात हो, बिहार में जैसे मखाना के लिए खास तौर पे बोर्ड का जो पहल करने की ज़रूरत हो, तो एक बात आपको ये समझना होगा कि जब हम लोग कहते हैं कि 65% आबादी और 50% के करीब की श्रम शक्ति जिस क्षेत्र पर निर्भर करती है, उस क्षेत्र की ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो हमारा मूल्यवर्धन है, जो जीडीपी मापने का एक पैमाना है, उसमें उनकी हिस्सेदारी इन 3 क्षेत्रों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे उद्योग सेवा के मुकाबले में वो काफ़ी कम है। तो एक तो हिस्सेदारी बढ़ानी है, एक दूसरा जो किसान है उनके लिए आय बेहतर करना है, तीसरा विविधीकरण की बात करनी है, और चौथा कि जहां पर ज़रूरत है, जिस तरह की योजनाओं की ज़रूरत है, जिसको हम लोग कस्टमाइजेशन भी कहते हैं, और जो आप देखेंगे कि इस स्कीम में कस्टमाइजेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर होगा। ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो कि कृषि को एक नई दिशा देगी। और वो जो आज हम लोग विकास दर की बात कर रहे हैं कि हमें 8%, 7.5% विकास दर की ज़रूरत है, वो कृषि के जरिए काफ़ी हद तक अचीव करना संभव हो पाएगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि कृषि 1% तक जीडीपी बढ़ाने की क्षमता रखता है। और बिल्कुल, और वही अगर 1% हमें अब इस बजट के ज़रिए जो घोषणाएं की गई हैं उसका असर किस तरीके से चरण सिंह जी आप देखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ मजबूती तो मिल ही रही है बल्कि हर एक स्तर पर, जैसा अब यहाँ पे शिशिर जी ने भी जिक्र किया कि सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि यहाँ भी हम कह सकते हैं जो बहुमुखी विकास की बात कही जा रही है तो कृषि में भी लगभग वही हमें नजर आता है। बिल्कुल, आप देखिए कि बैलेंस्ड, पूरी बैलेंस्ड अप्रोच के आप नजर रखिए। अगर बजट को ओवरऑल देखें तो जैसे मैं कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है और ग्रोथ बढ़ाना है। अब कहाँ से एम्प्लॉयमेंट आएगा और कहाँ से ग्रोथ आएगा, तो इसीलिए मैंने देखा कि जो बजट का पूरा ढांचा बनाया गया उसको 10 वर्टिकल्स में बांट लिया गया। उसमें से एग्रीकल्चर एक है, रूरल प्रॉस्पेरिटी एक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, एमएसएमई के बारे में कहा गया, एक्सपोर्ट्स के बारे कहा गया, मैन्युफैक्चरिंग के बारे कहा गया, एनर्जी के बारे कहा गया, इनोवेशन के बारे कहा गया। सबसे बड़ी बात कहा गया कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे लोगों में, इकोनॉमी में और इनोवेशन में। और ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि इनोवेशन आपने देखा ही है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, अमेरिका में हुई, चाइना की हुई, हमें भी अपनी पोजीशन संभालनी है, तो इसलिए इनोवेशन पे भी काफी जोर दे दिया गया। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच निकाली गई। उस बैलेंस्ड अप्रोच में बिल्कुल ठीक कहा गया कि एग्रीकल्चर अहम रोल प्ले करता है। जितने हमारी जनसंख्या वहां पर है, जितना फार्मर्स को हम लोगों ने प्रोग्रेस देना है और डबल दी इनकम करने के लिए जरूरी है कि उन पे फोकस दिया जाए। तो एग्रीकल्चर पे जैसे मिशन मोड पे पल्सेस का, जैसे अभी भी जिक्र हुआ, मखाना बोर्ड की बात की गई, और एमएसएमईज भी जो काफी हद तक रूरल एरियाज में ऑपरेट कर सकते हैं और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काफी जोर दिया गया। जैसे आप फुटवेयर एंड लेदर देखिए, फुटवेयर एंड लेदर रूरल इंडस्ट्री में, रूरल सेक्टर में काफी हेल्प कर सकता है। तो एक पूरा बैलेंस्ड अप्रोच जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और ग्रोथ भी बढ़े और सब सेक्टर्स में साथ में जैसे मिलजुल कर आगे बढ़े। मन में एक जो विचार था विकसित भारत का और इंक्लूसिव ग्रोथ के, सब लोगों का विकास साथ में हो, वो इस बजट में काफी क्लियर दिखता है। जी बिल्कुल, वो सीधे तौर पे नज़र आता है। और खासतौर से शिशिर जी, जो किसान है, जब भी उनके बीच में हम जाते हैं या उनकी जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, अब जो किसान है उसकी भी परचेजिंग पावर हमने बढ़ती हुई देखी है। ये नतीजा है, फिर चाहे हम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हैं या किस तरीके से सरकार अलग अलग सुविधाएं मुहैया करा रही है, केसीसी में भी जिस तरीके से जो ऋण की लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। तो अब जिस आधुनिकीकरण का जिक्र चरण सिंह जी यहाँ कर रहे थे, जिस तकनीक की बात कर रहे थे, अब शायद किसान उस और अग्रसर होता हुआ और नज़र आएगा। देखिए, इस के 2 पहलू हैं। जहाँ आपने किसान क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया, किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा बढ़ाई गई है, उसका एक मकसद है कि जो कृषि के लिए आपको संसाधनों की ज़रूरत है, उसके लिए आप कैसे पूंजी का इंतजाम कर सकते हैं। देखिए, कृषि भी अपने आप में एक उद्यम है जी, जहाँ पर एक किसान जो है उद्यमी की भूमिका में होता है, तो उसे भी पूंजी की ज़रूरत है, और पूंजी समय पर मिल जाए और सस्ती कीमत पर मिल जाए, और उसको ये प्रोत्साहित किया जाए कि आप जितनी जल्दी उसका पुनर्भुगतान कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे, तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा।
तो एक मकसद तो आपका किसान कल्याण जो केसीसी है उसके जरिए आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर किसानों की आमदनी बढ़ती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलेगा। और आपने पिछले 1 साल के दौरान देखा होगा कि हर मौके पर चाहे वो आर्थिक समीक्षा की हम बात करें, चाहे वित्त मंत्रालय की जो मासिक रिपोर्ट आती है उसकी बात करें, उन सभी चीज़ों में इस बात का जिक्र किया गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ रही है। अब ये खपत कैसे बढ़ेगी जब किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं या वहाँ पर जो सहयोग जो दूसरे काम होते हैं, चाहे वो मत्स्य पालन की बात हम लोग करें, चाहे पशुपालन की हम लोग बात करें, या फिर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें, या फिर बागवानी की बात करें, उनको किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि अलाइड एक्टिविटीज अगर बढ़ेंगी तो खेती बाड़ी में जो एक वास्तविक जो एक कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है जोत के छोटे आकार को लेकर के, उससे निपटने में आसानी होगी। तो ये अगर 3-4 मुद्दों को अगर आप ध्यान से देखें तो कृषि और जो सहायक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिल पाए। बिल्कुल, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बढ़ावा है वो निवेश को भी दिया गया है। अर्थव्यवस्था में किस तरीके से निवेश किया जाए, अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा इसमें की गई है कि किस तरीके का निवेश होगा, जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको किस तरीके से मजबूती मिलेगी, फिर चाहे मैरीटाइम डेवलपमेंट बोर्ड की बात की जाए, और इनमें भी कहीं ना कहीं चरण सिंह जी जो तमाम निवेश की जो घोषणाएं की गई हैं उनके जरिए रोजगार होगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, कृषि की बात चल रही थी, कृषि में भी मैं तो देख के हैरान हुआ कि इतना गहराई से सब चीज देखी गई है। पल्सेस पे देखा गया, कॉटन को देखा गया, मैं खाने की तो बात आपने कर ही ली, केसीसी पे भी अभी बात हुई। तो जिस तरीके गहराई के अंदर जाके इन सब पॉलिसी नीतियों को देखा गया उससे क्लियरली दिख रहा है कि फोकस बड़ा क्लियर है कि हम लोगों ने एक तो क्योंकि बहुत मजबूत सेक्टर है हमारा, इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली कहा था कि इसकी ग्रोथ पिछले वर्ष बाकी सब जगह थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग हिट हो रहे थे, पर एग्रीकल्चर एकदम मजबूत चल रहा था। और क्योंकि वहां पर इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने किसान हैं, उनकी आय और फिशरीज में भी तो काम किया गया। तो इस तरीके से अगर आप सेक्टोरल देखें और अप्रोच देखें तो बड़ी बैलेंस्ड ये अप्रोच होगी। फिर यूरिया प्लांट्स की भी बात कही गई। बिल्कुल चरण सिंह जी, लेकिन जब हम अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं, जो कृषि है वो भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करें अर्थव्यवस्था में निवेश को लेकर, जिस तरीके से मैरीटाइम की बात की जाए, इंडिया पोस्ट की बात की जाए, या खासतौर से हम बात कर रहे हैं कि कैसे जब अनुसंधान को लेकर, इनोवेशन को लेकर किस तरीके से एक बार फिर जो सक्रियता है वो नज़र आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक इनोवेशन का सवाल है, आप जानते हैं कि इस बार भी इन्होंने इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। मुझे जो खास चीज़ लग रही है वो लग रही है कि जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 5 स्पेशल 5 एक्सेलेंस सेंटर्स की बात की है, वो मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है। फिर उन्होंने जहाँ ईवी बैटरीज की बात कही है वो भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग होगा, जहाँ पर ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाएगी। इसके अलावा जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कही, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कही गई, ये सारी मुझे लगता है कि इनोवेशन के एंगल से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करेगी। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो यूनिवर्सिटीज़ को साथ लेके आएंगी वो है कि रिसर्च पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम्स, जिसमें 10,000 फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ जो बात की गई नेशनल जियो स्पेशल मिशन, जो फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा, वो भी एक अच्छी बात हुई। एक और जो मुझे लगता है कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज बेस के लिए बहुत अच्छी है वो ज्ञान भारतम मिशन। उसमें सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन, हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और हेरिटेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज लोकल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जहां तक इनोवेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि जो एक और बात इन्होंने कही थी कि 20,000 करोड़ रुपए इंप्लीमेंट किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च में, वो जुलाई बजट में कही गई थी। उसी को अभी शुरू कैसे किया गया, उसी को आगे कैसे लेके गए हैं, डीप टेक फंड और फंड्स को बनाया जाएगा जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स को अभी फिर बढ़ोतरी देगा। इस तरीके मुझे लग रहा है कि जो इनोवेशन का रोल है वो सरकार ने अपना कंटिन्यू किया है, जो जुलाई बजट में इंट्रोड्यूस किया था। जी
बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं एक समावेश जो है वो नज़र आता है। और शिशिर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि ख़ास तौर से युवाओं की बात की जाए, जिस तरीके से मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात कही गई है, आईआईटी के विस्तार की बात कही गई, आईआईएम का इसमें ज़िक्र किया गया है, जो स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरीके से और जो मजबूती है वो मिलती नज़र आएगी। और इसके साथ-साथ ना सिर्फ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देख पा रहे हैं, तो उसमें भी भारी भरकम निवेश और मजबूती मिलती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम लोग जब कहते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी युवा है जो 18 से 25 वर्ष की उम्र में है, जिनके पास काम करने की क्षमता है, वहाँ पर दो चीज़ें आपको चाहिए कि क्या रोज़गार के मौके हम तैयार कर रहे हैं, और दूसरा, क्या रोज़गार के लिए इन युवाओं को तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं। जी। तो इन दोनों, जब आप निवेश की बात करते हैं, चाहे वो स्टार्टअप की बात करें, इनोवेशन की बात करें, R&D की बात करें, या फिर जो प्रोफेशनल एजुकेशन से उनमें सीट बढ़ाने की बात करें, ये सभी क्या है, हम एक तरीके से युवाओं के लिए एक मौके तैयार कर रहे हैं कि वो बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार हो पाएँ। एक और चीज़ है, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो रहा था, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में मदद कर रहा है। जी। आज दुनिया भर में जो मांग है, चाहे वो भारत की बात करें या दुनिया के दूसरे देशों की बात करें, वहाँ पर रोजगार में जिस तरीके के कौशल्य की ज़रूरत है, वो उसमें एआई आपकी बड़ी मदद कर सकता है। तो एक तरफ आपने नौकरी के लिए उसको तैयार किया और दूसरी तरफ उसमें उद्यमिता के लिए उसको तैयार किया। तो ये इन दोनों चीज़ों को तैयार करने से आप जो जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करते हैं वो संभव हो पाएगा। नहीं तो होता क्या है कि आपने किसी एक जगह पर बहुत बड़ा निवेश कर दिया और पता चला कि उस निवेश का फायदा उठाने के लिए जो हमें श्रम शक्ति चाहिए वो तैयार नहीं हो पा रही है। जी। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि युवाओं के लिए न केवल नौकरी के मौके तैयार हो, बल्कि उनको नौकरी के लिए भी तैयार किया जाए, और अगर उनके अंदर उद्यमिता के कोई भी जिसको कहें कि गुण है, उसको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। जी, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से और ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और साथ ही साथ, क्योंकि जब हम यहाँ बात करें कि हर एक सेक्टर के लिए, हर एक मंत्रालय की किस तरीके से जो बजट आवंटन हुआ है, उस पर भी लगातार अब यह चर्चा कर लेते हैं, आपको बताते भी हैं किस तरीके से हर एक क्षेत्र के लिए इजाफा उसमें नज़र आ रहा है। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र की हम बात करें या ग्रामीण विकास की बात की जाए, हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो बजट आवंटन हुआ है वो सीधे तौर पर उसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। चरण सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि खासतौर से जब रक्षा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए पिछले 5 से 6 सालों की भी अगर बात की जाए, तो उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि एक जो वृद्धि है बजट आवंटन में वो नज़र आती है। और इस साल का जो बजट है, रक्षा बजट, वो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 9% से अधिक का इजाफा उस बजट में हमें देखने को मिल रहा है। पर उससे पहले मैं एक बात कहनी चाहूंगा, जी। जो आपने पिछले प्रश्न पूछा था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पे जो हम लोग ने अभी एक नई बात इस बजट पे मैंने देखी, 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी। वो मुझे उससे लगा कि जहां केंद्रीय सरकार प्रयत्न कर रही है कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, उसी तरीके आप देख रहे हैं कि स्टेट्स को भी साथ लेके जाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जी। इसके साथ साथ जब युवा की बात हो रही थी, तो वो एक और पहलू जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो था जो आईआईटीज में हम लोग कर रहे हैं, और उसमें कितने और बच्चों को, और हम लोग ने आईआईटीज का नंबर तो बढ़ाया ही है, कितने और बच्चों को, और मेडिकल कॉलेजेस में कितने और बच्चों को हम एडमिशन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी। तो उसके साथ युवाओं को भी हम साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब जी। जहां तक आपने प्रश्न किया डिफेंस का, मैं आपसे सहमत हूं कि जहां तक डिफेंस एक्सपेंडिचर का सवाल है, वो तो काफी बड़ा ही है। 4,91,000 करोड़ अभी 2026 के बजट में है। जी, और रिवाइज 6.81 का जो बजट इस बार हमें देखने को मिल रहा है रक्षा क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र का जो बजट है जी। वो काफी बढ़ोतरी, और उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों में, और पेंशन्स का भी उसमें काफी बढ़ोतरी, खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है। पर रक्षा के बजट में मैं दो चीज कहनी चाहूंगा। एक तो आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स जो हमारे आसपास हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है। दूसरी बात, बेशक हम लोगों का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है एकदम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, जी। पर मुझे में ये लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कैमरास और एफिशिएंसी ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
जी। तो उससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो एफिशिएंसी है वो इन आंकड़ों में तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप तो सिर्फ फिगर देख रहे हैं, जी। हम लोग सिर्फ एक फिगर देख रहे हैं। पर मुझे लगता है इसके अंदर अगर जाके देखा जाए, इसके अलावा जब हम लोग एक फाइटर प्लेन समझिए राफेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं जी। और एक हम अपने अंदर देश में बनाते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस आ जाता है। जी। अब डीआरडीओ पिछले एक वर्ष में फाइटर प्लेन्स, सबमरीन्स, इन सब पे भी काफी ज्यादा जोर डाल रहा है। जी। तो ये जो आंकड़े में अगर हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ इस बढ़ोतरी के साथ साथ जो पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस कैपेबिलिटीज विद इन द कंट्री एक्सपैंड की गई हैं, उनको भी रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है, और वो मुझे लगता है ज्यादा अहम बात है। जी बिल्कुल। अब शिशिर जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अहम जो हमारा रक्षा क्षेत्र का बजट है और उसमें जिसका जिक्र अभी चरण सिंह जी कर रहे थे कि जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस बजट का सदुपयोग होता हुआ नज़र आता है। पहले शायद हमें एक भारी भरकम रकम जब हम किसी जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो अलग अलग सामग्री है उसके लिए शायद बाहर देना पड़ता था, लेकिन अब उसका निर्माण जो है बेहद ही कम खर्च पर हमारे देश में ही हो रहा है। तो ऐसे में कितना लाभ जो है वो रक्षा क्षेत्र को मिलता है? देखिए, जब हम लोग मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं या फिर मेड फॉर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आपको पूंजीगत खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके दो मायने हैं। एक तरफ जहां आप सस्ती कीमत पर अपने ही देश में उत्पादन करते हैं, दूसरी तरफ इससे जो माफ़ कीजिएगा, जो आयात का जो बिल है, जो इम्पोर्ट बिल है, उसको कम करेंगे तो उसका आपका असर रुपये पर देखने को मिलेगा। और इस समय में ऐसे कोई भी क्षेत्र जो कि आपके आयात बिल को कम करने में मदद करे, उसमें किसी भी तरीके का प्रोत्साहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मध्यम टर्म, मतलब मध्यम अवधि से लेकर के लंबी अवधि यानी कि मीडियम टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, चरण सिंह सर ने जो बात कही कि आज की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और हमारे आस पड़ोस में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको देखते हुए रक्षा पर खर्च को लेकर के कोई प्रश्न उठने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये खर्च इतना क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि वो आपकी अब एक ज़रूरत बन चुकी है। आज एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में और ख़ासतौर पे नेबरहुड पॉलिसी को देखते हुए ये आपकी ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो हमने कहा कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के साथ साथ जो आपका एक इंपोर्ट बिल है उसको कम कैसे किया जाए, वहां पर ये खर्च को उस तरीके से देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो खर्च है, जब हम बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी, रक्षा क्षेत्र में हमने देखा, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए वहाँ पर किस तरह का जो बदलाव है वो हमें नज़र आता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे लगातार जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, पूरी जो प्रणाली है उसमें एक बदलाव हमें देखने को मिला है, और ये बदलाव तभी संभव हो पाएगा जब वहाँ के लिए हमारे पास जो पर्याप्त खर्च है वो हमारे पास होगा। और जो बजट आवंटन शिक्षा क्षेत्र के लिए हुआ है उसको देखते हुए चरण सिंह जी, किस तरीके से आपको लगता है कि जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अब देश में हमारे है और उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कहीं ना कहीं जो मदद जिस तरीके से ली जा रही है, कितना अहम और युवाओं के नज़रिए से कितना ये बेहतर रहेगा? एक बात और मैं डिफेंस के ऊपर ऐड करना चाहूँगा। जिस तरीके हम लोग डीआरडीओ और लोकल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में जा रहे हैं, वो सबमरीन्स हो या फाइटर प्लेन्स हों या वेपन्स हों, तो उसमें एक चीज़ है कि जिस तरीके दुनिया भर में हमेशा कोई ना कोई जंग जारी है, हम लोगों के लिए एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जहाँ इंपोर्ट हम कम करेंगे लोकल इंडिजनाइजेशन प्रोडक्शन से, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। आपको मालूम है कि जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उस पर थोड़ी टेंशन आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अभी अप्रोच ले रही है खास करके टैरिफ्स पे, पर डिफेंस इक्विपमेंट पे हम एक नया पहलू खोल सकते हैं जहाँ एक्सपोर्ट्स हमारा काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक आपका ये प्रश्न जो एजुकेशन का है, ये बहुत अहम है, और इसका एक पहलू ये भी है कि एजुकेशन आप जानते हैं कि स्टेट का भी सब्जेक्ट है। तो जहाँ तक केंद्रीय सरकार का एजुकेशन का एक्सपेंडिचर का सवाल है, वो तो बढ़ोतरी हुई है, आंकड़े दिखा रहे हैं। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नीचे जिस तरीके हम लोग एजुकेशन पे जोर डाल रहे हैं और जिस तरीके हमने उसको रिफॉर्म किया एजुकेशन सिस्टम को, एमफिल की डिग्री नहीं रही, ग्रेजुएशन डिग्री 4 वर्ष की हो गई, और उसको काफ़ी ज़्यादा हमने प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल कर दिया है फॉरेन कंट्रीज की तरह, और बड़े फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम जो बनाया है। अब इसके साथ साथ जो बड़ी बात है वो टेली एजुकेशन की है।
जी। उसमें भी अब देख रहे हैं बढ़ोतरी। और जब पिछले प्रश्न के उसमें मैं कह रहा था, आईआईटीज, आईआईएम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मेडिकल सीट्स में जो बढ़ोतरी की गई है वो भी एक किस्म का एक एजुकेशन के एंगल से काफ़ी अच्छा है। फिर जो डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है एजुकेशन के लिए, और ख़ास करके जो जो लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन, और जो हम लोग उस पे भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन के जी। नीचे हमने कहा है कि हम लोग म्यूजियम, लाइब्रेरीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में डॉक्यूमेंटेशन और हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम लोग प्रिजर्व करेंगे। जी। वो भी मुझे लगता है कि एजुकेशन के एंगल से काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, तो तो अलग-अलग प्रस्ताव जो हैं वो इस बार के बजट में हमें देखने को मिल रहे हैं, कैसे जो शिक्षा क्षेत्र है और ज़्यादा मजबूत होगा। और आज तो बसंत पंचमी का भी मौका है, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। शिक्षा क्षेत्र की जब बात की जाए तो हम उम्मीद यही करके चल रहे हैं और फ़ायदा इसका कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश को मिलेगा, क्योंकि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा भी कई और ऐसे क्षेत्र हैं, जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की या ग्रामीण विकास को लेकर, वो तमाम क्षेत्र, वहाँ पर किस तरह का बदलाव आया है, क्या कुछ सस्ता हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रुकी पेंशन होगी चालू। 60 प्लस को 2500, 70 प्लस को 3000 रुपए। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है, एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं बजट 2025 में क्या कुछ खास रहा है। जो 4 ग्रोथ इंजन जिनका जिक्र किया गया है, उनके अलावा किस तरीके से और ज़्यादा मजबूती जो है देश की अर्थव्यवस्था को मिलती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने भी केंद्र सरकार के पेश किए गए बजट को बेहतर बताया है। CII हैदराबाद से जुड़े कारोबारियों ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे देश में विकास को तेज रफ्तार मिलेगी। ఈ బడ్జెట్ చాలా ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ బడ్జెట్ అండి. క్రెడిట్ ఫ్రీ లోన్స్ విల్ బి అ బిగ్ స్టెప్ టు మైక్రో నుండి స్మాల్ పోవాలి, స్మాల్ నుండి మీడియం పోవాలి, అప్ స్టేట్ వరకు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టెప్. We give a rating of 7 out of 10 for this budget. We think that the budget has been focused based on increasing the GDP and improving the GDP of our country, where by giving tax incentives or tax slab reductions to salaried employees up to 12 lakhs, and also to give customs duty reductions and waivers for certain materials that we import for manufacturing within the country and for exports also. So I think that also will have a positive impact on GDP of our country. And also government has mentioned that they will increase the infrastructure spending overall. That is not just in Telangana but across all states of India, and that infrastructure spending will increase our productivity and also increase value add and increase the GDP of our nation. तो इस बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं लगातार सामने आई हैं और ख़ासतौर से आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस बजट से काफ़ी खुश जो है वो नज़र आई है, क्योंकि उनके लिए अलग अलग स्तर पर जिस तरीके से इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं आम आदमी से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लगातार हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक फोकस जो है वो मोदी सरकार का रहा है। अलग अलग योजनाएं जो हैं वो लगातार आती रही हैं और उसके साथ साथ पोषण पर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन
इस बार के बजट में जो किस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र का जो बजट है वो रहा, और उसके साथ साथ जो घोषणाएं की गई हैं, हमने देखा कि किस तरीके से हर ज़िले में जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर कैंसर केंद्र खोलने की बात कही गई है, जो खासतौर से जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको ड्यूटी फ्री किया गया है, और तमाम जो फ़ायदे हैं वो अब कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को भी मिलेंगे। और जो कुछ खास जिस तरीके से अभी तक हम देख पा रहे हैं, जो एक यहाँ पर पुटअप होता हुआ नज़र आता है, इस बारे में एक बार ये फिर से एक बार रुक करूँगा। चरण सिंह जी का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं जब स्वास्थ्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक हम मूलभूत आवश्यकता मान सकते हैं, आम आदमी चाहता है कि किस तरीके से उसकी जो एक स्वास्थ्य सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित की जाए, और हर स्तर पर धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं हमारे देश में भी किस तरीके प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार के बजट में भी अगर देखा जाए जो स्वास्थ्य का जो बजट है आवंटन हुआ है उसमें कैसे इजाफा हुआ है, और जो अलग अलग जो घोषणाएं की गई हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, वापस पहले प्रश्न पे जाते हैं कि विकसित भारत कैसे बनना है। जी। विकसित भारत बनने के लिए लेबर फोर्स चाहिए, पर लेबर फोर्स सिर्फ गिनती के लिए नहीं चाहिए। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत अच्छा है ही है, और हम करीब 1 करोड़ लोग अपने वर्क फोर्स में हर वर्ष ऐड करते हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है। अभी 2 चीज़ें अच्छे वर्कफोर्स और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स के लिए चाहिए होती है। एक तो उनका स्किल लेवल और एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा, वो हेल्दी भी होने चाहिए जी। अगर रोज मेडिकल लीव पे घर बैठे हैं, बीमार हैं, तो वो वर्कफोर्स नंबर बेशक ज़्यादा हो पर उनका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब आपको पता है कि हमारे देश में थोड़ा कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, और उसके लिए ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और कैंसर के हम लोगों को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो ये अनाउंस किया कि 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स खोले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अगले 3 वर्षों में, तो वो डायरेक्टली टैकल कर रहा है कि ये बीमारी थोड़ा जोर पकड़ रही है और हम इसके लिए रेडी रहें, उसको हम लोग टैकल करें। उसी तरीके आपने कहा कि काफ़ी जो अहम दवाइयाँ थीं उन पे कस्टम्स का काफ़ी छूट दे दी गई और रिडक्शन कर दी गई उनका कस्टम्स ड्यूटी पे। तो कल वित्त मंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने जब इंटरव्यू भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने काफ़ी क्लियर किया कि अभी बहुत कम दवाइयाँ रह गई हैं जिसको हम लोग कस्टम्स ड्यूटी लगाते हैं, यहाँ थोड़ी महंगी है। इसके अलावा एडिशनल सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में जो बनाई गई वो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 75,000 सीट्स हम लोग अगले 5 वर्षों में बनाएंगे, तो उसमें से 10,000 सीट अभी बात की। पर अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म एंगल से देखेंगे तो आप जानते ही हैं कि हमने एक तो योगा पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है ताकि स्वस्थ रहिए, बीमार होने के बाद तो जो बात है ही है, पर इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस में हमने कहा कि 74% से 100% हम लोग अभी एफडीआई अलाउ करेंगे, तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। इंश्योरेंस और हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, आयुष्मान भारत के नीचे हम लोगों ने उसको भी काफ़ी एनकरेज किया। तो एक कॉन्टिन्यूटी रही है हेल्थ सेक्टर में, उस कॉन्टिन्यूटी को देखें तो एक किस्म का हम कह सकते हैं। और वैक्सीन के टाइम कोविड के दौरान जो कुछ हुआ, जिस तरीके हमने वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे और अपनी पॉपुलेशन का ख्याल रखा, तो अगर आप कॉन्टिन्यूटी के एंगल से देखें तो ये पक्ष हेल्थ का काफी अच्छा रहा है। हेल्थ में भी एक तो सेंटर का योगदान है, आपने देखा है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी है, और इसके अलावा स्टेट का भी बड़ा रोल रहता है। जी बिल्कुल, दोनों ही जो केंद्र बिंदु हैं उनकी मुख्य भूमिका। और खासतौर से आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर देवाशीष मित्रा भी जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईसीआई के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर देवाशीष जी। और लगातार हम यहाँ बजट को लेकर बात कर रहे हैं। बजट 2025 जो है वो किस तरह का रहा है, अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए उसमें एक महत्वपूर्ण इजाफा जो है आवंटन में होता हुआ नजर आता है, और साथ ही टैक्स पेयर्स के लिए जिस तरीके से एक बड़ी राहत दी गई है, किस तरीके से देवाशीष जी उसको आप देखते हैं? जो 12 लाख का जो राहत दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सोचता हूँ। और ये जो मिडिल इनकम ग्रुप का है, इन लोग को काफी राहत मिलेगा, तो मैं सोचता हूँ ये गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है, बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। और आप जो बोल रहे हैं कि राहत का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक तो ये अच्छा है जो छोटा चैरिटेबल ट्रस्ट है
उन लोग का रजिस्ट्रेशन का जो है इनिशियल रजिस्ट्रेशन, वो उसका भी पीरियड जो है, माने जो वैलिडिटी पीरियड है उसको भी बढ़ाया गया है जी। तो ये जो है अच्छा है। आपका अगर कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो, जो आप अपना खुद का प्रॉपर्टी रखते हो, वो आप अभी आपका 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। आपका TDS रेट, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसमें भी काफी चेंजेस किया गया है, तो उसमें भी आपका उसी जो लोग मिडिल इनकम ग्रुप है उन लोग को भी काफी राहत मिलेगा। तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छा है। और मैं अगर थोड़ा इनकम टैक्स से थोड़ा बाहर जाऊं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में रिसर्च सेंटर्स बनाया जा रहा है, ये मैं सोचता हूं कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि आप 3-4 साल में इन द फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग का जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं सोचता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च के ऊपर में जो खर्चा किया जा रहा है बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, जो खर्च किया जा रहा है और उसमें भी खासतौर से शिशिर जी अगर देखा जाए बता रहे थे कि जो कहीं ना कहीं लोगों को एक थोड़ी सी भ्रांति उसमें रही थी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी, संशय उनको रहा था कि किस तरीके से जो बदलाव है वो किया गया है। इसके बारे में भी आपसे मैं जानकारी लूँगा और साथ ही साथ जो 2 हमारे और मेहमान जुड़े हैं उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेंगे किस तरीके से जो ये बजट है वो विकसित भारत के लक्ष्य को और गति देता हुआ नज़र आ रहा है और कैसे हर एक क्षेत्र को, फिर चाहे मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, उनको और मजबूती देगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट 2025 को लेकर, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो बजट 2025 है, क्यों उसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्या इसमें कुछ खास है, ना सिर्फ सेक्टर वाइज अगर बात की जाए या हर वर्ग के लिहाज से देखा जाए, तमाम खास जो बिंदु हैं इसके वो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले देवाशीष जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो स्लैब की हम बात कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स की जो एक मांग चल रही थी, जो उम्मीद थी, वो किस तरीके से पूरी हुई है। और शिशिर जी, इसमें भी जो आंकड़े हैं अगर उनकी बात की जाए, किस तरीके से जो लाभ है वो कितने लोगों को पहुँचेगा। अब जो नई स्लैब है, जब हम बात कर रहे हैं कि 12 लाख तक सालाना आय अगर आपकी है तो वो टैक्स फ्री है। बिल्कुल, देखिए मुकुल, यहाँ पे 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपने जैसा कहा कि कितने लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए कल एक थोड़ा कन्फ्यूजन सा मैं कहूँगा ये हुआ और उसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी। ये सोचा गया कि 12 लाख रुपए तक की आय पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण जरूरी है। और जो वेतन भोगी हैं उनके लिए 12.75 लाख यानी कि 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जी। दूसरा जो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि कल कहा गया कि 1 करोड़ टैक्स पेयर्स बाहर हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि स्लैब और रेट्स में भी चेंजेस किए गए हैं, तो उसका फायदा लगभग 5.65 करोड़ आयकर दाताओं को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। यानी 1 करोड़ और अब इनका 1 करोड़ तो है वो आउट हो गए, बाहर हो गए। और जो मौजूदा है, चूंकि 0 से 4 फिर 4 से 8 इस तरीके का जो स्लैब बना हुआ है और उसमें जो बदलाव किया गया है, इसका फायदा लगभग 5.65 करोड़ लोगों को, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनको मिल सकता है। और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए की इनकम जो है, आय जो है, वो अर्थव्यवस्था में आ सकती है, जिसका इस्तेमाल खपत के लिए किया जा सकता है। तो एक तरफ हम 1 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जो 1 लाख करोड़ रुपया उनको एक तरीके का बेनिफिट है, और दूसरी तरफ ये जो हमने आपसे 5.65
करोड़ लोगों की बात की, उससे 3.3 करोड़ रुपए जो सिस्टम में आएंगे, 3.3 लाख करोड़ रुपए जो सिस्टम में आएंगे, इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। तो इन आंकड़ों को ऐसे समझना जरूरी है। और एक बात मैं फिर दोबारा कह दूं कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों पर कर नहीं लगेगा, 12 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देना जरूरी है। जी, यानी जो सालाना आय, ऐसा नहीं कि अगर आप 12 से ज़्यादा भी कमा रहे हैं तो आप सोचें कि 12 तक में जो छूट है वो हमें बिल्कुल मिल जाएगी और उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जिस तरीके की ये जो कर व्यवस्था की गई है अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और इसके साथ साथ तमाम जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन चरण सिंह जी, ये जो कर व्यवस्था की बात की जाए, न्यू रिजीम को लेकर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर हैं उनका रुझान न्यू रिजीम पे पूरी तरीके से है और उसको आकर्षक बनाया गया, और इतना ये बड़ा बदलाव जिसकी कहीं ना कहीं मांग बड़े लंबे समय से चल रही थी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया, पर इस टाइम पे जरूरी भी था। क्योंकि अगर इकॉनमी की ग्रोथ को हम लोगों ने आगे बढ़ाना है, जैसे मैंने कहा कि दूसरी तिमाही वर्ष में हमारी ग्रोथ 5.4 आ गई थी और अनुमान है कि पूरे वर्ष के लिए हम लोग 6.4 ग्रोथ पे पूरा वर्ष कंप्लीट करेंगे और अगला वर्ष हम 6.3 से 6.8 को टारगेट कर रहे हैं, जबकि हमारी क्षमता 8% के करीब है। उस 8% तक पहुंचने के लिए जो भी हमें करना पड़े हमें जरूरी है। तो अभी हमने जो टैक्स का ये रिलीफ दिया, इससे जैसे बताया कि 3.3 करोड़ का लाख करोड़ का हमें फायदा होगा, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। उसका कारण ये है कि अगर आप उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन 0.7 लेते हैं, आपको 100 रुपये मिले, 70 रुपये आपने खर्चे, 30 रुपये आपने बैंक में डाल दी। जो 70 रुपये खर्चे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट फिर चलता है। कंजम्पशन हुई, फिर आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो जब आपने प्रोडक्शन की तो उससे पूरे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस होंगे, कई लोगों को, कई इंडस्ट्रीज को उसका फायदा होगा, ट्रेडिंग में काम आएगा, जीएसटी बढ़ेगा, तो पूरी एक इकॉनमी को जैसे एक साइकिल शुरू हो जाएगा। जो 30 रुपए आपने बैंक में डाले, बैंक भी तो कहीं उधार देगा, वहां पर भी इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा। तो ये जो ग्रोथ पर का फायदा होगा वो काफी मल्टीप्लायर चलेगा, तो ग्रोथ को फिर आगे ले जाने का ये काम करेगा। जी बिल्कुल चरण सिंह जी, ग्रोथ की हम बात करते हैं, गति की हम बात करते हैं, कई और ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी अछूते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। बहुत जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। लगातार आपको बता रहे हैं कि बजट 2025 में अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या कुछ खास रहा। अब आइए नजर डालते हैं खास तौर से भी अगर बात की जाए रेलवे की, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से गतिमान है और पूरे देश को और ज़्यादा गति प्रदान कर रहा है। यहाँ भी हमने देखा है कि किस तरीके अलग अलग जो बजट आवंटन की जब हम बात करते हैं क्या स्थिति इसमें रही है और उसमें जो इजाफा हुआ है उसके ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं आज के समय में भारत में जिस तरीके से जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सिर्फ उसमें निवेश बल्कि जिस तरीके से वो बढ़ रहा है वो अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और इसमें शिशिर जी आप किस तरीके से देखते हैं जब हमारे देश में हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बात कर रहे हैं? तो देखिए रेलवे बजट को लेकर के एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खर्च बहुत बढ़ा नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से फ्लैटिश ग्रोथ है। और मुझे लगता है इसके पीछे दो सोच रही है। एक सोच तो ये है कि जो गॉज कन्वर्जन जिसको हम लोग कहते हैं कि छोटी लाइन या जो ब्रॉड गेज से नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना है या पटरियों का दोहरीकरण करना है, इन सब मामले में काम काफ़ी हुआ है, काफ़ी हो चुका है। तो अब ज़्यादा जो ज़रूरत इस बात की है कि सुरक्षा पर और संरक्षण पर कैसे ध्यान दिया जाए। तो अगर आप इसका पूरा एलोकेशन का अगर वाइज हेड वाइज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग पे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय में जब एक तरीके से रेल यातायात काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी नए तरीके की ट्रेन, चाहे वो वंदे भारत हो, अमृत भारत हो,
वो लाए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें सुरक्षा और संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है, बल्कि उतना ही बराबर बना हुआ। और एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 2024-25 की पहली तिमाही में चूंकि चुनावी आचार संहिता की वजह से बहुत खर्च नहीं हो पाया था, तो अगर आप उसको फैक्टरिंग लेकर के चले तो ये खर्च थोड़ा बेहतर आपको स्थिति में दिखेगा। तो इस साल हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो रकम दिखाई गई है वो शायद आगे चल करके बढ़े, क्योंकि अभी हमारे पास सप्लीमेंट्री दो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट होते हैं। तो एक मौका होता है कि अभी भले ही आपने आवंटन फ्लैट रखा हो, बिल्कुल उसी दर पे रखा हो, लेकिन दिसंबर तक आते आते जब परिस्थितियां बनेगी कि और ज़्यादा आप खर्चा करें, उसके लिए संसाधन जुटाने का उपाय हो जाएगा। लेकिन जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि सुरक्षा और संरक्षण पर क्या पैसे दिए गए हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से और ज़्यादा जो मजबूती है वो मिल रही है भारतीय रेलवे को भी, और खासतौर से रक्षा देवाशीष अगर देखा जाए, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जब हम बात करते हैं कैसे विकास हो रहा है, ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे भले ही हम देख पाते हैं कि एक सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी नज़र आती है, और आज हर एक क्षेत्र में देश को कहीं ना कहीं कोने से जोड़ने का काम जो है वो भारतीय रेलवे कर रहा है। एकदम सही। और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय रेलवे का मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। एक कैश अकाउंटिंग पहले था, अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक्चुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ऊपर ये जिम्मेदारी दिया गया कि ये अकाउंटिंग जो है, पहले कैश था, इसको एक्चुअल अकाउंटिंग किया जाए। तो क्या होगा कि आप देखेंगे इन द फ्यूचर जो आपका भारतीय रेलवे का फाइनेंशियल छवि निकलेगा वो और भी बेहतर निकलेगा। और जो बोल रहे हैं कि सेफ्टी, वंदे भारत, ये सब का ट्रेन के बारे में जो बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं कि सेफ्टी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है जब हम यात्रियों की सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ चरण सिंह जी, अब एक ऐसा अहम मुद्दा जो कि काफ़ी हम देख पा रहे हैं, अगर बात की जाए ना सिर्फ कैपेक्स की जो कि रिकॉर्ड स्तर पर हमने देखा है, इसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट को भी अगर देखा जाए वहाँ भी बड़ा बदलाव, इनको किस तरीके से आप देखते हैं और अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि रेलवे का बजट थोड़ा हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल टेपर रहा है, बड़ा नहीं हुआ है, पर उसमें रेलवे की क्वालिटी एक्सपेंडिचर का भी बात है, और कितना कुछ हो चुका है। वंदे भारत ट्रेन इतनी ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं, पर रेलवे जहाँ सबको कनेक्ट करता है और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, उससे ज़्यादा मैं जो देख रहा था वो था इशू उड़ान का, एयर ट्रांसपोर्ट का और शिप बिल्डिंग का। अब देखिए उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नए टूरिज्म के नीचे और खास करके नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और शिप बिल्डिंग के लिए नया प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर देखें, और रोड्स पे तो आप जानते ही हैं कि काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और 4 लेन्स और 8 लेन्स रोड्स बन रही हैं, नहीं बन रही हैं। अगर आप पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखें तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो पूरी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूरा आप 360 डिग्री वो देखें तो उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि बजट जब आता है तो किस तरीके से जो चीज़ें हैं कुछ सस्ती होती हुई नज़र आती हैं, और इसमें जिन पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा, यानी क्या क्या सस्ता हुआ है ये भी आपको यहाँ बता देते हैं। खासतौर से जीवन रक्षक दवाएं जो हैं, मेडिकल उपकरण और ईवी वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, उन पर इसका सीधा असर जो है वो नज़र आएगा। और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन, बैटरी, LED, LCD टीवी जो हैं उन पर हम देखेंगे। लेदर जैकेट या उससे बने जो उत्पाद हैं उन पर भी इसका सीधा असर जो है देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर से भारत में बने कपड़े हों या 82 सामानों से जो सेस है उसको हटाने का जो निर्णय है, तमाम ऐसे कहीं ना कहीं घोषणाएं जिसका असर हमें दिखेगा। जो सस्ता है सामान वो कम से कम मिल सकेगा। और आखिर में शिशिर जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि 50 लाख करोड़ का जो बजट है इसमें कैपेक्स की अगर बात की जाए, फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए, किस दिशा में और किस मोमेंटम के साथ अब लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं? एक डॉक्यूमेंट होता है बजट का जिसको हम लोग FRBM स्टेटमेंट कहते हैं, और उसमें जो 6 साल का रोड मैप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और राजकोषीय घाटे के लिहाज से। और मुझे लगता है कि जब सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि कर्ज जो है उसका बोझ किस तरीके से कम किया जाए, तो जो डेट टू हम लोग GDP रेशियो कहते हैं उसके ऊपर किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
मुझे लगता है कि आप कुल अगर रकम के लिहाज से देखें तो बजट आपको अगर 50 लाख करोड़ का दिख रहा है और बीते वर्ष लगभग 28, मतलब ये जो मौजूदा साल 48 लाख करोड़ का था, तो शायद आप एक ये सवाल उठाए कि बहुत कम बढ़ोतरी है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो भी रकम प्रावधान किए जा रहे हैं उसका कितना फायदा होगा। तो एक पहलू ये है कि खर्च करना और गुणवत्ता वाले खर्च करना, और उसके साथ साथ जो प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन है, राजकोषीय प्रबंधन है, जिसकी रूपरेखा दी गई है, मुझे लगता है इस बजट की खास बात है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम खास बातें इस बजट की रही हैं और इन्हीं खास बातों को बेहद ही सरल तरीके से हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। जो हमारे खास मेहमान रहे डॉक्टर देवाशीष जी, चरण सिंह जी और शिशिर जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो बात हुई किस तरीके से क्या कुछ खास रहा है इस बजट में, लेकिन डीडी न्यूज़ पर लगातार आपको हम बताएंगे कि कैसे जो बजट है वो काफ़ी लोगों के लिए मददगार रह रहा है, और जब विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए, और क्यों ऐसे बजट की आवश्यकता थी। लेकिन फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।